Okay, candidates, we are 46 people now. I think we should begin. As announced earlier, this is a books session and Rakesh sir is with us. I would request him to please start this session. सभी को मेरा नमस्कार। आज नमस्कार सर। नमस्कार। अभी मैं बुक्स में मैं सोच रहा हूँ अभी एलोकेशन पढ़ा दूँ, आप लोगों को थोड़ा एलोकेशन के बारे में जानकारी हो जाए, उसके बाद फिर और दूसरा जो है मैटर है वो बताऊंगा। तो जैसा भी सब कुछ जानते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर बुक होता है रेलवे खाते में, तो उसके लिए जो है 8 डिजिट का एलोकेशन है उसमें बुक किया जाता है। 8 डिजिट में आपको रेवेन्यू का भी एक्सपेंडिचर आता है और कैपिटल का भी आता है। आवाज नहीं दे रही है ठीक से ना? हेलो जी सर, आ रही है। जी सर। ठीक हाँ तो आ रही है जी। तो रेवेन्यू आ रही है सर आवाज। ठीक रेवेन्यू का खर्च होता है वो आपको डिमांड संख्या 3 से लेकर 13 तक में होता है। कैपिटल का एक्सपेंडिचर होता है तो उसके लिए डिमांड संख्या 16 है, लेकिन जो बुकिंग करते हैं उसमें 16 नहीं दर्ज करते हैं। उसके बदले क्या दर्ज करते हैं? उसका सोर्स ऑफ फंड। कैपिटल के जो अलग अलग सोर्स ऑफ फंड है उसका अलग अलग डिजिट फिक्स किया गया है। जैसे अगर कैपिटल में बुक होगा तो पहला 2 डिजिट डालेंगे 20। अगर उस खर्च को डीआरएफ से बुक करना होगा तो पहला जो 2 डिजिट होगा वो होगा 21। इसी तरह आपको डेवलपमेंट फंड से खर्च करना होगा तो डेवलपमेंट फंड 4 होते हैं, DF1, DF2, DF3, DF4। सबके लिए जो सोर्स जो है कोड अलॉट है वो है सीक्वेंस में 23, 33, 43 और 53। ठीक है। इसी तरह आपको RRSK से करना होता है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, तो उसके लिए अलग सोर्स कोड है वो है 29। फिर आपको रेलवे सेफ्टी फंड से करना होता है तो उसके लिए है 226 है। फिर कैपिटल फंड से करना होता है तो 25 है। मतलब कि सारे अच्छा उसके बाद ये तो रेवेन्यू और कैपिटल के एलोकेशन में दोनों 8 डिजिट का होता है। रेवेन्यू में नॉर्मली आपको एलोकेशन 7 डिजिट का ही होता है, एक स्पेस ब्लैंक होता है, तो उस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए उसके बदले 0 लगा देते हैं। आईपास में 2 डिजिट डिमांड नंबर हुआ, जैसे 03 हुआ, उसके बाद ब्लैंक स्पेस 0 दे देंगे, उसके बाद उसका डिटेल हेड देंगे, 3 डिजिट का डिटेल हेड होता है, और उसके बाद अंतिम 2 डिजिट होता है प्राइमरी यूनिट। कैपिटल में पहले 2 डिजिट आपको सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा। फिर से बताइए सर। क्या जो शुरू बताया 030। हाँ, पहले जो है रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर बुक होगा तो पहला 2 डिजिट 03 दे देंगे या 04 जो भी दे देंगे, उसके बाद का एक स्पेस ब्लैंक उसको 0 लिख देंगे। आईपास सिस्टम में पहले 0 नहीं लिखते थे, पहले लिखते थे उसके जगह जो है पहले 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट का डिटेल हेड दे देते थे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट देते थे। ए हुआ, जैसे डिमांड 3 के लिए ए हुआ, डिमांड 4 के लिए बी हुआ। लेकिन जब से आईपास इंट्रोड्यूस हुआ है वो वाला सिस्टम बंद हो गया है। अब पहले 2 डिजिट के बाद एक 0 दे देते हैं, उसके बाद 3 डिजिट का जो है डिटेल हेड देते हैं, और उसके बाद तब 2 डिजिट प्राइमरी यूनिट रहता है। कैपिटल में पहला 2 डिजिट जो सोर्स ऑफ फंड हो गया, उसके बाद 4 डिजिट होता है। तो ये 4 डिजिट में पहला 2 डिजिट जो होता है वो प्लान हेड को बताता है
जैसे प्लानेट 11 से लेके आपको 73 तक है, तो पहला 2 डिजिट प्लानेट हो गया, उसके बाद का 2 डिजिट उसका डिटेल हेड हो जाता है, जिसको सब हेड बोलते हैं, और बाद में 2 डिजिट प्राइमरी यूनिट होता है। ऐसे एलोकेशन का विस्तृत जानकारी आपको जो है, आपको फाइनेंस बोर्ड वॉल्यूम 2 है, उसमें सारा अपडेट दिया रहता है। और सबसे बढ़िया है कि आप लोग जो है उससे एक्वेंट रहें, उसको जो है साइट पर खोल के, रेलवे, इंडियन रेलवे के साइट पर, उसमें आप देखेंगे तो आपको नया नया अपडेट मिलता रहेगा। और उसका एक्सप्लेनेटरी जो नोट्स है ना, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे डिटेल में। नॉर्मली क्वेश्चन जो है उसी से पूछा जाता है। ऐसे मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कैसे उसको देखेंगे, जो नहीं जानते हो वो बताएंगे। है ना, जैसे यहाँ टाइप करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड, देखिए आपको जहां इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड टाइप किए आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2। इसको यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2, फिर 2-3 आपको अलग अलग साइट दिखाता है, लेकिन आपको देखना है इंडियन रेलवे का साइट, जो पहला है indianrailway.gov.in, इसको आप क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें 3 पार्ट बटा हुआ है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंचर, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंचर बताएगा। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर वर्क एक्सपेंचर, और तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्निंग, जो हमारा अर्निंग का होता है उसका बताएगा। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंचर खोलते हैं। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? एक्सक्यूज मी, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ठीक ठीक दिख रहा है सर। ठीक ठीक, ओके। अब देखिए इसको हम क्लिक किए। अब देखिए और इसमें सीरियल नंबर दिखाया है 1 से लेकर 14 तक। इधर एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट ए हुआ डिमांड नंबर 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये आपको 12 का ही है सस्पेंस है, और ये भी आपको, ये आपको 13 का ही है। अब देखिए इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका था डिमांड 3 को, ए मतलब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, बी ये होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे एंड वर्क्स, इसको याद करना सबसे बढ़िया तरीका है बी से ब्रिज। सी हुआ आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर, मतलब कि लोगों का, इसको सबसे बढ़िया तरीका याद करने का सी से छुक छुक। फिर है एब्स्ट्रैक्ट डी, इसका है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन, इसमें 2 तरह का आ गया रोलिंग स्टॉक। कैरेज मतलब जो कोचेज होते हैं पैसेंजर के लिए, और वैगन जो माल डब्बा होता है उसके लिए। इसको याद करना सबसे बढ़िया तरीका है डी मतलब डिब्बा। फिर है एब्स्ट्रैक्ट ई से होता है इक्विपमेंट, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट, जितने भी प्लांट और इक्विपमेंट होते हैं उनका रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्च इसमें जाता है। इसके बाद आता है एफ हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। ये खर्चा आपको जो रोलिंग स्टॉक जो होता है, जैसे इंजन के चलने पर जो खर्च होता है या उसको इक्विपमेंट पर जो रोल करता है, घूमते रहता है, जैसे हमारा लोको हुआ, वैगन हुआ, कोचेज हुआ, उसके ऑपरेशन पर खर्च हुआ, ये आपको रिपेयर मेंटेनेंस पर खर्च हुआ। डी और सी है रिपेयर मेंटेनेंस,
और एफ जो है उसके ऑपरेटिंग माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। तो एफ से हम रखेंगे फट्टा, चलने वाला, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जी, जी हुआ आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक, जो यातायात संचालन में खर्च है, जैसे एएसएम का खर्च, स्टेशन आपको टीटी पर जो खर्च होता है रेलवे स्टेशन पे, वो सब इसमें। जी से हुआ गाड़ी वाला। फिर है एच, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल, फ्यूल पे जो खर्च होता है, यानी कि जो हमारा डीजल पे खर्च होता है ट्रेन चलाने में, या फिर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी पे खर्च होता है, वो इसमें आता है एच। ए से याद रखेंगे हीट। जे, जे हुआ स्टाफ वेलफेयर एंड इम्यूनिटीज, जो हमारे स्टाफ के वेलफेयर पे जो खर्च होता है उस पर ये होता है एब्स्ट्रैक्ट जे। जे मतलब हो गया जन कल्याण। तो स्टाफ वेलफेयर में जैसे आपको जो हमारा हॉस्पिटल पे खर्च हुआ वो इसमें आता है। रेलवे का जो स्कूल है उसका खर्च इसमें आता है। फिर रेलवे कॉलोनी का खर्च है, उसके रिपेयर मेंटेनेंस पर, वो इसमें आता है। के हो गया मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस, यानी कि अदर मिसलेनियस है उसका इसमें खर्च आता है। तो के को हम खिचड़ी बोल सकते हैं, सारा मिक्स। तो के में आपको आता है जो मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस, वो आपको रहता है एक आरपीएफ का खर्च रहता है, आरपीएफ आरपीएसएफ का रहता है। फिर आपको जो क्लेम से संबंधित खर्च होता है, जो वो रेलवे के ऊपर जो सामान जो है वो किसी का अगर बर्बाद हो जाता है किसी पार्टी का, तो वो क्लेम करता है, तो उसका भुगतान इससे दिया जाता है। और इसके अलावा अन्य मिसलेनियस खर्च है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट एल। एल मतलब हुआ, एल से हमारा पेंशन का खर्च होता है, पेंशनरी पेमेंट। तो एल से समझिए लीव, मतलब जो रेलवे छोड़ दिया उसके लिए खर्च। फिर है एम। एम हुआ एप्रोप्रिएशन जो फंड। तो ये खर्च नॉर्मली जो है डिवीजन में नहीं होता है, ओनली हेडक्वार्टर में होता है। इसमें हम फंड में पैसा डालते हैं। तो हमारे जोनल लेवल पर इससे जो खर्च होता है वो डीआरएम में एप्रोप्रिएशन करते हैं, उसका खर्च हुआ। फिर पेंशन फंड में जो एप्रोप्रिएशन करते हैं उसका खर्च हुआ। और एन, एन हुआ सस्पेंस। तो ये सस्पेंस में जो है ये डिमांड जो 12 है, डिमांड 12 में 2 होता है, एब्स्ट्रैक्ट के और एब्स्ट्रैक्ट एन। तो के हो गया आपको मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस, और एन हो गया सस्पेंस, जैसे मिसलेनियस एडवांस पे जो खर्च होता है वो इसमें आता है। और ओ है आपको, ये आपको एनपीएस पे खर्च होता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है पेंशन स्कीम का, उसमें होता है। अब इसको अलग अलग आप देख सकते हैं खोल के, जैसे एक वो खोले। अब देखिए ऊपर दिखा रहा है जनरल डिमांड नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट ए, जनरल सुपरिटेंडेंट एंड सर्विसेज। इसका नाम अब चेंज हो गया, जनरल मैनेजमेंट एंड सर्विसेज हो गया। यहाँ एक बात और आप लोगों को बताते हैं कि जब से रेलवे का जो बजट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मर्ज हो गया है, तब से हम लोग उसको एलोकेशन जो बुक करते हैं वो डिमांड 3 में ही बुक करते हैं एट प्रेजेंट सिस्टम में। लेकिन इसको बजट जो मांगते हैं, बजट जो आता है, इसका नाम चेंज हो गया है सब मेजर हेड। तो सब मेजर हेड आपको स्टार्ट हो गया है 1 से। जैसे डिमांड नंबर 3 का मतलब हुआ सब मेजर हेड 01। अब देखिए ये पहला कॉलम है, इसमें दिखाया माइनर हेड, दूसरा में सब हेड, तीसरा है डिटेल हेड्स। तो हम लोग जो बुक अगर जीएम का सैलरी बुक करेंगे तो वो लिखेंगे आईपास में, लिखेंगे 03011101। आपको समझना है कि 11 तो डिटेल हो गया। तो अगर 111 लिखा है तो इसका सबहेड क्या होगा, बट नेचुरली सबहेड इसका क्या हो जाएगा, 1 को हटा दीजिए, पहला डिजिट को हटा दीजिए, राइट से पहला डिजिट 110। अब माइनर हेड पूछा जाएगा तो इसमें राइट से 2 डिजिट हटा दीजिए, उसको 0 कर दीजिए, तो 100, ये हो जाएगा आपको माइनर हेड। तो माइनर हेड से आपको पता चलता है
इसमें जो जनरल मैनेजमेंट में किस डिपार्टमेंट में खर्चा हो रहा है, जैसे 100 हो गया जनरल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग जनरल मैनेजमेंट सर्विसेज, ये जीएम ऑफिस का सारा खर्च इसमें आएगा। अब 200 हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 200 में फाइनेंशियल से संबंधित मैनेजमेंट संबंधित खर्च होगा। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। अब देखिए, जैसे हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा किस में जाएगा, 210 में जाएगा। कैश एंड पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित है, उसका खर्चा 220 में जाएगा। फिर स्टैटिस्टिकल एक ब्रांच है, उसका खर्चा 230 में जाएगा। इसके अलावा एक और है ईडीपी सेंटर, तो ईडीपी सेंटर का खर्चा किस में जाएगा, 240 में जाएगा। इसके बाद 300 है पर्सनल मैनेजमेंट, जो पर्सनल से संबंधित खर्च है। 400 हो गया मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर ब्रांच से संबंधित। स्टोर ब्रांच में भी दो अलग अलग किया हुआ है, एक डिपो का अलग किया गया है 420, और जो मेन हेडक्वार्टर का खर्च होता है वो 410 में जाता है। फिर 500 है वेज एंड वर्क्स मैनेजमेंट में, इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का खर्चा जाता है। इसमें भी आपको अलग किया गया है। ओनली परमानेंट वे, जो परमानेंट वे का खर्च हो किसमें जाएगा, 510 में। और जो केवल वर्क से संबंधित है, जैसे आपको बिल्डिंग वगैरह का जो खर्चा होगा कंस्ट्रक्शन, उसके रिपेयर मेंटेनेंस पर, वो 520 में जाएगा। और जो ट्रैक पर जो खर्च होगा रिपेयर मेंटेनेंस पे, वो 510 में जाएगा। और फिर है कि जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, तो चला जाएगा 530 में, ज्वाइंट एस्टेब्लिशमेंट। फिर 600 हो गया रोलिंग स्टॉक मैनेजमेंट। रोलिंग स्टॉक मैनेजमेंट मतलब हमारा जो लोगो और कोचेज का जो खर्चा होता है, उसका जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है, वो भी आपको जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है वो इसमें आता है। इसमें भी बांटा हुआ है। लोको कैरेज वैगन का आएगा 620 में, और वर्कशॉप से संबंधित अगर होगा 610 में। फिर मैकेनिकल ऑपरेटिंग संबंधित होगा 630 में, अदर्स होगा 640। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर 700 हो गया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित, इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को अलग कर दिया गया है। फिर इलेक्ट्रिक जनरल सर्विस, जैसे जो ट्रैक्शन पर खर्च होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट पर जो रिपेयर मेंटेनेंस पर खर्च होगा, उसके जो मैनेजमेंट के ऑफिसर होंगे उनका 720 में जाएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर होंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उनका 710 में। इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज मतलब ट्रैक्शन के अलावा यदि रेलवे स्टेशन पर बिजली सप्लाई संबंधित है, तो उसका 730 में जाएगा। इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। फिर देखिए 800 हो गया सिग्नल एंड टेलीकॉम मैनेजमेंट, एसएनटी से संबंधित। इसमें भी देखिए सिग्नलिंग को अलग किया गया है 820, टेलीकॉम को अलग किया गया है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा उसका 810 में जाएगा। फिर 900 हो गया ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित खर्चा है। इसमें भी आपको ऑपरेटिंग के लिए अलग, कॉमर्शियल को अलग। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें 910 दिया है ट्रैफिक ऑपरेटिंग, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित है। 920 ट्रैफिक कॉमर्शियल एक्सक्लूडिंग क्लेम ऑर्गेनाइजेशन। कॉमर्शियल में एक जनरल कॉमर्शियल हो गया, दूसरा हो गया क्लेम। जैसे अगर कॉमर्शियल में अगर सीसीओ चीफ क्लेम ऑफिसर है, उनका अगर वेतन भुगतान होगा, तो ये डिमांड 3 के 920 से न होकर डिमांड 12 के 200 से होगा। फिर 930 है सेफ्टी, जो सेफ्टी से संबंधित जो ऑफिसर है एस्टेब्लिशमेंट, उनका खर्च इसमें आएगा। 940 हो गया प्लानिंग, 950 अदर सर्विसेज, ये अलग है। फिर आपको अच्छा, अब देखिए सब में देखिए कि सारे ये डिमांड में ये जो माइनर हेड के बाद जो सब हेड दिया है, सब में आपको दिया होगा 790, देखिए 990, देखिए 690, 590। ये क्या है, क्रेडिट और रिकवरीज, यानी खर्च नहीं होता है। हमको अगर कुछ प्राप्ति होती है, कुछ रिसीट होता है, रिकवरी होता है, तो उसका क्रेडिट हम इसमें डालते हैं। अब इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में एक नजर आप लोग देख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें पूछता है। इसमें लिखा है देखिए A 920 921 will cover the expenditure of CCS, CMS and his officer establishment as well as commercial department officer at division who are on general duty not holding a specific charge at a unit
अब नोट दिया है सीसीओ एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन विल बी बुक्ड अंडर के 210, के मतलब डिमांड 12 210, डिमांड 12 में जाएगा। ठीक है। 940 विल कवर द एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल सीओपीएस प्लानिंग, डिप्टी सीओपीएस प्लानिंग एट द हेडक्वार्टर ऑफ द रेलवे एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए 950 एक दिया है विल रिकॉर्ड द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ वैगन इंटरचेंज ऑफिस। तो वैगन इंटरचेंज ऑफिस है, ये आपको जोनल रेलवे में नहीं है, ये दिल्ली में है। उसका नाम है आईआरसीए, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। तो ये खर्च जो है यहाँ जोनल रेलवे होता नहीं है, लेकिन इसका एक्सपेंडिचर इसमें बुक होता है। जैसे आईआरसीए में जितने ऑफिसर बैठे हुए हैं उनका खर्चा आईआरसीए में जो करता है उसका शेयर बांटता है, वहां हर रेलवे का कितना शेयर हुआ और उसका वहां से डेबिट भेजता है। तो वो जो डेबिट आएगा उसको इसमें बुक करेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा कि आईआरसीए के ऑफिसर का खर्चा किस डिमांड में, किस सब हेड में जाएगा, किस पीयू में, किस पीयू कर रहा है, किस डिटेल हेड में, तो हो जाएगा डिमांड 3 के 954 में। अच्छा अब देखिए इसमें जो है जैसे क्रेडिट रिकवरी के लिए एक चीज और बता दें, इसमें प्राइमरी यूनिट सबके लिए अलग अलग है। तो क्रेडिट रिकवरी के लिए बहुत पहले जो है प्राइमरी यूनिट 99 यूज होता था, लेकिन अब वो विगत 2-3 साल से चेंज हो गया है। उसके लिए अलग से एक प्राइमरी यूनिट 98 इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर पूछा जाएगा ये आपको, जैसे नॉर्मली जो है क्रेडिट रिकवरी जो आता है हमारे डिमांड 3 में, वो हमारे ट्रैफिक अकाउंट्स ब्रांच में जो मिसलेनियस बिल जारी किया जाता है, कैरेज बिल, जो मिलिट्री वारंट वगैरह आता है उसका चेकिंग पर जो होता है, जो रिकवरी हम लोग करते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट से, उसका क्रेडिट इसमें बुक करते हैं। तो उसका एलोकेशन हो जाएगा 030-291 और प्राइमरी यूनिट 98। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कमीशन रिकवर्ड फ्रॉम डिफेंस डिपार्टमेंट ऑन चेक ऑफ वारंट एंड क्रेडिट नोट फॉर मिलिट्री ट्रैफिक। ठीक है। उसके अलावा और भी है चार्जेस रिकवर्ड ऑन हायर ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर हायर दिए हुए हैं उससे हमको चार्ज रिकवर कर रहे हैं तो 292 में गया। रिकवरी ऑफ O&M चार्जेस फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट रेलवे, नॉन गवर्नमेंट रेलवे को अगर हम कुछ दिए हुए उससे रिकवरी कर रहे हैं तो 293 में जाएगा। फिर जो है सेनवेट क्रेडिट, अभी सेनवेट क्रेडिट बंद हो गया है, जब वो चल रहा था सर्विस टैक्स उस समय इसका ये कंसेप्ट था। फिर ये 296 दिया है अमाउंट मेड फ्रॉम रेलवे डेट सर्विस फंड, ये भी आपको इंट्रोड्यूस, देखिए ACS नंबर 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके लिए बना हुआ था ये 296। फिलहाल अभी ये यूज में नहीं है। तो ये डिमांड 3 का मोटा मोटी हो गया। चार में देख लीजिए, ये आपको रिपेयर मेंटेनेंस परमानेंट वे एंड वर्क्स, जो डायरेक्ट रिपेयर मेंटेनेंस से जुड़े होंगे उनका खर्च इसमें जाएगा। जैसे हेडक्वार्टर में कोई ऑफिसर है उसका खर्च इसमें नहीं जाएगा। तो लाइन में अगर PWI है तो PWI से संबंधित जो ऑफिसर होंगे, जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्च होगा वो इसमें आएगा। इसके बाद जो लाइन के मरम्मत पर खर्च होगा परमानेंट वे के, उसका इसमें बंटवारा दिया हुआ है। मैनुअल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे 210, वो भी आपको अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है। ग्रुप ए, लाइन का भी अलग अलग कैटेगरी होता है ट्रैक का, उस हिसाब से बंटवारा किया हुआ है। फिर यहाँ अलग दिया हुआ है मैनुअल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बाय मशीन, बैलास्टिंग। अगर रेलवे लाइन पर बैलास्टिंग करना होगा, गिट्टी बिछाना होगा, तो ज्यादा अच्छा होता सर। हाँ स्क्रीन दिखाई पड़ता तो ज्यादा अच्छा होता है। क्या हुआ? स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन जो है सर। हाँ नहीं दिख रहा है। नहीं सर। अब नहीं सर। नहीं दिख रहा।
बीच में डिस्टर्ब होता है क्या? अभी दिख रहा है आप सबको? जी सर, आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक थैंक यू। ठीक। अब देखिए, अगर बैलास्टिंग होगा, पूछा जाएगा कि रेलवे लाइन पर जो है गिट्टी बिछाने का खर्च किसमें आएगा। तो डिमांड नंबर 4, और भी अब ये पूछ सकता है ग्रुप ए लाइन, ग्रुप ए ग्रुप बी इस तरह करके। तो 213 इसमें प्राइमरी रूट सब में आपको 99 नॉर्मली रहेगा, नहीं तो फिर अगर कंट्रेक्चुअल के थ्रू कर रहा है तो उसका जो प्राइमरी रूट रहेगा आपको क्या बोलते हैं 32 वो रहेगा, इस तरह करके। अब ब्रिज का मेंटेनेंस होगा, रिपेयर मेंटेनेंस, तो डिमांड 4 के 300 में जाएगा। इसमें बंटवारा किया हुआ है गर्डर ब्रिज, अदर ब्रिज, टनल, रोड ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, एफओबी, फिर सर्विस बिल्डिंग का दिया हुआ है। अब देखिए, अदर देन स्टाफ क्वार्टर एंड वेलफेयर बिल्डिंग, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे कॉलोनी में जो क्वार्टर है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्च किसमें जाएगा, तो यहाँ ध्यान देने की बात है, वो डिमांड 4 के 400 में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, तो डिमांड 11 के 500 में जाएगा। डिमांड 11 में आपको बताएंगे। तो ये अदर देन, अगर रेलवे स्टेशन का अगर ये रिपेयर मेंटेनेंस है, ये हमारा ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस है, तो वो डिमांड 4 के 400 में जाएगा। ऑफिस बिल्डिंग का आपको 410 दिया है, स्टेशन अगर गुड सेट है 420, वर्कशॉप एंड इंस्टीट्यूट है 430। फिर देखिए, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड रोड, अदर देन कॉलोनीज, रेल स्टाफ क्वार्टर, जो रेलवे कॉलोनी है, स्टाफ क्वार्टर और वेलफेयर बिल्डिंग, वेलफेयर बिल्डिंग जैसे हमारा हॉस्पिटल हो गया, उसको छोड़ के इसमें जाएगा 510, 520, 530। फिर अदर रिपेयर मेंटेनेंस होगा तो वो 610, 620 में दिया हुआ है। फिर स्पेशल रिपेयर परटेन टू ब्रिज एक्सीडेंट, यदि किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के कारण यदि मरम्मत करना होता है उसका खर्च जो है, अब देखिए 710 में जाएगा। एक्सक्यूज, नमस्ते सर, सर अपेंडिक्स 2 का क्लास ले रहा हूँ। ठीक, हाँ ठीक है। एक्सीडेंट के चलते हुआ या ऐसे अगर लाइन ब्रिज हो गया, तो एक्सीडेंट के चलते हुआ तब 720 में जाएगा। ये देखिए 721, ये सब वही रहेगा। अर्थवर्क 721 में, ब्रिज रहेगा, ब्रिज का रिपेयर मेंटेनेंस होगा तो 722 में, इस तरह करके जो है इसमें बंटवारा किया हुआ है। 900 में देखिए, डिमांड 3 में आप लोग देखे होंगे 190, 290, 390, तो वो केवल डिमांड 3 के लिए था। अदर देन डिमांड 3, यदि कोई क्रेडिट रिकवरी अगर होगा तो उसका हम जो बुक करेंगे क्रेडिट रिकवरी, तो हर डिमांड के माइनस रेट 900 दिया हुआ है। 4 से लेके 13, उसमें 190, 290 में नहीं जाएगा, 900 में जाएगा। अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रेलवे लाइन के मेंटेनेंस के दौरान जो मटेरियल रिलीज हुआ उसका क्रेडिट किसमें बुक करेंगे, तो सीधे लिखेंगे 0409। अगर डिसमेंटलिंग चार्ज देखिए, डिसमेंटलिंग चार्ज उसको हटाने से संबंधित है तो 911, और रिलीज हुआ मटेरियल वहां से तो 040912, और प्राइमरी यूनिट रहेगा 98। ठीक है। 920, शेयर ऑफ क्रेडिट ऑफ और फ्रेट चार्जेस ऑन रेलवे मटेरियल इंक्लूडिंग कोल। ये है कि फ्रेट चार्जेस जो होता है, तो फ्रेट चार्जेस का खर्चा जो है वो आपको जो रेलवे का मटेरियल का रहता है, वो रेलवे का मटेरियल अगर जो ढुलाई होता है तो वो आपको डिमांड 12 में खर्च होता है, लेकिन उसका फिर बाद में क्रेडिट जब किया जाता है, शेयर निकाला जाता है, तो वो इसमें आता है शेयर ऑफ क्रेडिट फॉर फ्रेट चार्जेस ऑन रेलवे कोल, शेयर ऑफ क्रेडिट फॉर फ्रेट चार्जेस ऑन डीजल आयल, शेयर ऑफ क्रेडिट फॉर फ्रेट चार्जेस ऑन रेलवे स्टोर्स एंड मटेरियल। इस तरह सारे डिमांड में दिया होगा। 940 अदर रिकवरी। अब देखिए, इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। विल रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन ऑफिसर सच एज एएन
in direct of a subdivision, XCN, Superintendent Works of Bridge Engineer, solely in charge of bridge, etc. of their establishment. यदि कोई एन जो है डायरेक्ट इंचार्ज में है तो उनका एक्सपेंडिचर जाएगा डिमांड 4 के 110 में। हेडक्वार्टर में एन रहे उनका खर्च जाएगा डिमांड 3 के आपको 500 में। अब देखिए all expenditure of planting, upkeep and care of trees along the railway lines and planting and maintenance of a station garden of nurseries for the supply of required trees and plants and similar expenditure in railway staff colonies and compounds of railway staff quarter will be charged to this। 640 में क्या जाएगा, यदि कहीं रेलवे लाइन के किनारे यदि पेड़ लगाना है, प्लांटिंग होगा, उसको जो है अपकीप रखना है, या रेलवे कॉलोनी में भी अगर कोई प्लांट वगैरह लगाना है तो उसका खर्च डिमांड 4 के 640 में जाएगा। नॉर्मली ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 532 रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फेंसिंग, लेवल क्रॉसिंग विद गेट, जहाँ लेवल क्रॉसिंग है वहां अगर बाड़ लगाना है, गेट कीपर, लॉजेज अप्रोच एंड एनी सिग्नल्स ऑफ प्लेसेस कनेक्टेड विद वर्किंग ऑफ द सेम, and also mile plates, boundary pillars and other similar items of miscellaneous nature which cannot do other specific subhead। ठीक है, तो लेवल क्रॉसिंग पे अगर गेट कीपर है तो उसका खर्चा भी कहाँ जाएगा, डिमांड 4 के 532 में जाएगा। 520 सैनिटेशन संबंधित जो खर्च है वो जाएगा डिमांड 4 के 520 में। इस तरह करके बंटवारा किया हुआ था। एक बार थोड़ा सरसरी निगाह से इस सबको भी देख लीजिएगा, इसका जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। इसमें आपको मोटिव पावर, लोको के रिपेयर मेंटेनेंस से संबंधित, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये 200 तो बंदी, स्टीम लोको बंदी हो गया है, 200 में कोई खर्च नहीं होगा। जो होगा 300 में होगा, डिमांड 5 के 300 और 500 में। स्टेबलाइजेशन संबंधित खर्चा आपको डिमांड 5 के 100 में जाएगा। अगर लोकोमोटिव का अगर रिपेयर मेंटेनेंस होगा उसमें भी देखिए बटा हुआ है। रनिंग रिपेयर होगा तो 310 में, वर्कशॉप में अगर शेड में होगा तो 320 में, पीओएच होगा तो 330 में और आईओएच होगा 340 में। उसके अलावा अदर रिपेयर होगा 360 में। इस तरह करके बंटवारा किया हुआ है। डीजल लोकोमोटिव, अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होगा तो डिमांड 5 के 500 में जाएगा। उसी तरह जैसे आपको डिमांड 5 के 400 में 300 में है, उसी तरह आपको 500 में जा रहा है। पीओएच का पूछा जा सकता है, पीओएच का खर्चा किस में जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है तो 050531। अब देखिए इसमें बंटवारा किया हुआ है, यहां से देख लीजिए। कंट्रोल केबल, अदर रनिंग डीजल इलेक्ट्रिक, इस तरह से बंटवारा किया हुआ है। उसी तरह इसमें 511 बोगी ब्रेक, ट्रैक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर 514। सेम इसी तरह इसमें देखिए 515 से 518, 511 से 514 का जाएगा। इसमें बटा हुआ है एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो अब देखिए, अब रेल कार, फेरी, स्टीमर, अदर मेंटेनेंस। रेल कार से संबंधित जो होगा, या फेरी, जो फेरी चलता है आपको, जैसे हावड़ा में नहीं, पहले चलता था, अब नहीं चलता है। पहले चलता था आपको महेंद्रू घाट से पहलेजा घाट, तो उससे संबंधित खर्चा इसमें जाता था। फिर क्रेडिट अगर आएगा तो डिमांड 5 के 910 में, 920 में, इस तरह करके आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेटरी में जो है नोट्स, इसको भी देख लीजिएगा एक बार आप लोग।
फिर आया आपको डिमांड 6, इसमें अगर कोचेज का होगा रिपेयर मेंटेनेंस तो 200 में जाएगा, वैगन का होगा 300 में जाएगा, ईएमयू का होगा तो 400 में जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक जनरल सर्विसेज, ट्रेन लाइटिंग एंड फैन, उसका खर्च इसमें जाएगा 500 में जाएगा। डीएमयू 700 में जाएगा। ठीक है, ये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखिए इसमें बंटवारा किया हुआ है एसएनटी का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस, सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफिसर का आपको 110, सुपरवाइजरी स्टाफ 120, कंटीजेंट 130, फिर इलेक्ट्रिकल का रिपेयर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का होगा तो इसका दिया है। फिर वेज एंड वर्क्स का होगा, वेज मेंटेनेंस तो डिमांड 7 के 200 में है। फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का 300 में है, इलेक्ट्रिकल का आपको 400 में दिया है, सिग्नलिंग का 500 में, फिर टेलीकॉम का 600 में है, इस तरह करके दिया है। फिर 700 में रेंटल लीज स्पेक्ट्रम चार्जेस एसएनटी का होता है वो 700 में जाता है। फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित है वो 800 में जाता है। स्टाफ कार का जो रिपेयर मेंटेनेंस होगा वो जाएगा डिमांड 7 के 870 में। ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा एक सरसरी निगाह से। फिर आया डिमांड 8, ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। नेट चला गया क्या, देखिए है ना, है ना, स्लो चल रहा है। ऑफ हो गया। बीच में डिस्टर्ब हो गया था ना, उसी में हो गया। वायर कनेक्शन की जरूरत है। अच्छा, वायर कनेक्शन वायरलेस है क्या? वायरलेस ओ वाईफाई से जुड़ा है, समय बर्बाद हो रहा है ना। अरे तो बाथरूम से क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो गया। क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो गया? आप लोग पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है। बाहर जाते हल्ला करना शुरू कर दिया।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, हाँ तो हम थे डिमांड 8 में। देखिए अब देखिए स्टीम लोकोमोटिव बंद हो गया। आप जैसे अगर पूछा जाएगा कि ड्राइवर का वेतन किस में जाएगा डीजल लोकोमोटिव का, तो देखिए डिमांड 8 के 210 में जाएगा, रनिंग स्टाफ 210 में, शेड में होगा तो 230 में, सेम है 211 बार। मतलब हुआ जैसे आपको 111 हुआ सुपरवाइजर ऑफिस स्टाफ, ये लोको क्रू। ठीक है, तो रनिंग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अगर होगा ड्राइवर का खर्चा तो हो जाएगा, रनिंग स्टाफ होगा तो 311, सुपरवाइजर अदर एंड लोको क्रू, यानी ड्राइवर का खर्च किसमें जाएगा, तो ये कंफर्म कर दिया कि डिमांड 8 के 312 में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का 312 और डीजल लोकोमोटिव का 212। इसी तरह ईएमयू का है 410, 420, 430 दिया हुआ है। फिर कैरेज एंड वैगन, कैरेज एंड वैगन संबंधित यदि कोई अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है रनिंग स्टाफ का तो 510 में, इंस्पेक्शन है तो 520 में, इस तरह करके बंटवारा किया हुआ है। ट्रैक्शन अदर देन रोलिंग स्टॉक एंड जनरल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, ट्रैक्शन से संबंधित यदि खर्चा है रोलिंग स्टॉक छोड़ के तो उसका अलग अलग इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें एक चीज आपको बता दें, एक डिमांड 8 में 620 से लेके 650 जो है ये वो लिस्ट हो गया है। अब ये इसमें नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि बिजली अगर बिल का जो पेमेंट होता था सीधे डिमांड 8 के जो है जनरेटिंग स्टेशन है तो 620 में कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता था, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था जहां जहां जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसमें साल के अंत में इसके अंदर 620 का टोटल नील हो जाता था। 621 में डेबिट करते थे और 627 में क्रेडिट करके उसको ट्रांसफर करते थे जिस डिपार्टमेंट का खर्चा रहता था। लेकिन अब ये बंद हो गया है। अब डायरेक्ट इसका खर्चा जो है जिस डिपार्टमेंट का खर्चा होता है बिजली बिल, जैसे मान लीजिए हमारा रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बिल्डिंग का बिजली बिल है तो हमारे डिमांड 3 के ही जो है 213 के पीयू 30 में, प्राइमरी यूनिट के लिए 30 है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है। तब से ये बंद हो गया, 620 से लेके 650 बंद हो गया। अब केवल 660 है ट्रेन लाइटिंग। ट्रेन लाइटिंग से संबंधित जो खर्च होता है वही डिमांड 8 के 660 में जाता है, बाकी ये 620 से लेके 650 बंद हो गया। ठीक है, ये फिर डिमांड 8 का 700 एसएनटी सिग्नल टेलीकॉम से संबंधित जो खर्च है वो इसमें आएगा। फिर फेरी एंड अदर, फिर क्रेडिट रिकवरी। अब देखिए रिसीट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट रेलवे एंड अदर बॉडी फॉर हायर ऑफ रोलिंग स्टॉक, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट बॉडी कोई है वो रेलवे से रोलिंग स्टॉक लिया है तो उसका जो है क्रेडिट वो हमको देगा तो हम इसमें बुक करेंगे। डिमांड 8 के 900 ट्रेन का हॉलेज का रहेगा, डिमांड 8 के 911 में बुक करेंगे। फिर आपको है शेयर ऑफ क्रेडिट ऑफ फ्रेट चार्जेस ऑन रेलवे मटेरियल, जैसे वो सब सारे डिमांड में लिखा हुआ था। फिर क्रेडिट फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाईज। अब देखिए किसी पार्टी को अगर हमें रेलवे से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया हुआ है तो वो हमको अगर पेमेंट करेगा तो वो हम किस में लेंगे, डिमांड 8 के 924 में, क्रेडिट फॉर एनर्जी सप्लाइड आउटसाइडर। गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से लिया है तो उसको 923 से बुक करेंगे। यदि हमारा क्लब इंस्टीट्यूट को अगर बिजली दिया है तो उससे भी हम लेंगे ही, फ्री में तो देंगे नहीं, तो उससे हम लेंगे तो डिमांड 8 के 922 में डालेंगे। वर्कशॉप को दिया रहेगा, वर्कशॉप से लेंगे तो 921 में डालेंगे। इस तरह करके है ये। अब है डिमांड 9,
अब देखिए, establishment in offices 100 110 operating 12 commercial 130 अदर ज्वाइंट एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए, ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट अगर स्टेशन पे होगा ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट का, तो डिमांड 9 के 110 120 में जाएगा। ऐसे जो डायरेक्ट स्टेशन ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, जैसे आपको टीआई हुए या फिर स्टेशन मास्टर हुए या फिर पार्सल पे जो है गुड्स ऑफिस में जो स्टाफ है, उनका खर्चा का बंटवारा इस तरह से किया हुआ है। डिमांड 9 के 210 में ट्रैफिक एंड मूवमेंट इंस्पेक्टर, ट्रेन पासिंग में स्टेशन मास्टर हो गए, कंट्रोलर हो गए एंड अदर स्टाफ इंक्लूडिंग ज्वाइंट स्टाफ। 211 ट्रैफिक एंड मूवमेंट इंस्पेक्टर, ट्रेन पासिंग है, जैसे कि अगर टीआई का खर्च होगा 211 में, ट्रेन पासिंग यानी एएसएम का होगा तो 212 में, अदर स्टाफ होगा ज्वाइंट स्टाफ है 213 में होगा। फिर पैसेंजर स्टेशन स्टाफ गुड्स स्टेशन का रहेगा, केवल गुड्स से संबंधित रहेगा 230 में जाएगा। लगेज पार्सल कराएगा 230 में जाएगा। टिकट पर जो खर्चा होता था, जो टिकट छपता था प्रिंटिंग प्रेस में, उसका खर्च इसमें आता है डिमांड 9 के 250 में। अब है कि अब टिकट तो बहुत कम ही छपता है, ज्यादातर अब जो है वो रोल आता है इसका पैसेंजर रिजर्वेशन वाला, उसका खर्च भी इसी में जाएगा। स्टेशन से सफाई संबंधित खर्च होगा तो डिमांड 9 पे 280 में जाता है। फिर उससे अदर एक्सपेंसेस होगा तो इसमें 290 में जाता है। फिर स्टेशन के अलावा यार्ड ऑपरेशन, यार्ड से संबंधित खर्च होगा तो डिमांड 9 के 300 में जाएगा। ट्रांसशिपमेंट एंड रीपैकिंग ऑपरेशन, ट्रांसशिपमेंट होता था जब एक गेज से दूसरे गेज में जब ट्रांसफर होता था माल, जैसे कहीं छोटी लाइन है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन में माल गाड़ी से चेंज होता था, उस समय ट्रांसशिपमेंट होता था। अब तो सब जगह एक ही लाइन है। रीपैकिंग होता है सामान का, जैसे एक जगह का सामान को एक जगह एक डेस्टिनेशन पर भेजने के लिए उसको फिर से रीपैक किया जाता है, तो उससे संबंधित खर्च होगा था डिमांड 9 के 400 में जाएगा। अब गार्ड का खर्च जाएगा डिमांड 9 के 500 में, गार्ड का टीटी का, गार्ड का वेतन भुगतान जाएगा डिमांड 9 के 510, टीटी का रहेगा तो 530, इस तरह करके बंटवारा किया हुआ है। यदि सेफ्टी का रहेगा तो डिमांड 9 के 600 में जाएगा। अब है 700 अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हमारे रेलवे में एक बहुत बड़ा भाग जो है खर्च का डिमांड 9 के 700 में भी आता है। ये बुकिंग नॉर्मली हेडक्वार्टर में होती है। मेन इसमें है 740, 750, 780। अब देखिए 740 में क्या खर्च होगा कि जो हमारा वैगन है, वैगन हमारा एक जगह से अगर बुकिंग होता है तो फिर वो जरूरी, जैसे इसी रेलवे का वैगन है, अगर हाजीपुर से उसमें अगर लोडिंग हुआ, अगर दिल्ली तक जाना है तो दिल्ली से फिर वापस हाजीपुर नहीं आएगा। हो सकता है वहां लोड होके वो जो है मुंबई के लिए चला जाए, फिर वहां से घूमते घूमते हो सकता है 1 साल बाद आए हाजीपुर या नहीं भी आए। तो इसका जो है ये मॉनिटर करता है आईआरसीए, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, जो कि दिल्ली में है। उसके पास सारा डाटा रहता है किस रेलवे का कौन सा वैगन कहाँ चला, कहाँ से कहाँ गया। तो उसके बेसिस पे क्या करता है, वो एक डाटा तैयार करके जिस रेलवे का जितना शेयर रहता है, मान लीजिए इसी रेलवे का 100 वैगन चला दूसरे रेलवे में, इसी रेलवे में 200 वैगन चला दूसरे रेलवे का, तो हमारे ऊपर क्या आएगा, डेबिट ज्यादा आएगा, हमको क्रेडिट कम मिलेगा, डेबिट ज्यादा आएगा। यदि इसी रेलवे का वैगन ज्यादा चलेगा दूसरे रेलवे में और दूसरे रेलवे का वैगन कम आएगा तो हमको क्रेडिट मिलता है। लेकिन नॉर्मली इसी रेलवे में इसका डेबिट ही आता है, इसलिए कि इसी रेलवे का वैगन कम है। इसका बंटवारा आईआरसीए करता है और आईआरसीए जो है ये इंफॉर्मेशन नॉर्दर्न रेलवे को भेज देता है और नॉर्दर्न रेलवे सारे रेलवे को इसका जो जिस हिस्सा में शेयर रहता है उसको डेबिट या क्रेडिट भेज देता है। तो वो खर्च हम लोग बुक करते हैं डिमांड 9 के 740 में। उसमें भी अलग अलग बंटवारा किया हुआ है।
741, 742, 743। हमारा मेन खर्चा जाएगा आपको रिपेयर मेंटेनेंस रहेगा, रनिंग रिपेयर मेंटेनेंस 741 में, डिप्रिसिएशन रहेगा 742 में। 743 तो बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधित है, ये नहीं बुक होता है। अब इसके अलावा है ये 750। ये खर्चा कहाँ बुक होता है? तो हमारा डिवीजन में कहीं नहीं बुक होता है, सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर के एक्सपेंचर सेक्शन द्वारा बुक किया जाता है। एक्सपेंचर सेक्शन को इसका डेबिट आता है। 750 है इंटर रेलवे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रोलिंग स्टॉक। ये रोलिंग स्टॉक का जो खर्चा होता है, इसका रनिंग रिपेयर मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन का, इसका खर्च हम इसमें डालते हैं। इसमें क्या है, इसमें हर रेलवे एक दूसरे को भेजता है उसका जो डेबिट क्रेडिट रहता है। जैसे इसी रेलवे क्या करेगा, हमारे जो अगर मान लीजिए कि वैशाली एक्सप्रेस है, सहरसा से नई दिल्ली गई, तो सहरसा से लेके छपरा कचहरी तक इसी रेलवे है। इसमें हम लोग कुछ नहीं वर्कआउट करेंगे। छपरा कचहरी से आपको गोंडा तक जो है एनी रेलवे है, गोंडा से आगे बाराबंकी तक, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका एक फिक्स रेट होता है, उस रेट पे हम उसका निकालते हैं इसका IRFC चार्जेस, और उस रेलवे को हम डेबिट ट्रेस करेंगे। फिर वहां से फिर बाराबंकी से आपको नई दिल्ली तक नॉर्दर्न रेलवे है, तो नॉर्दर्न रेलवे का जो रहेगा हिस्सा जितना देर वहां चला, उसका टाइम टेबल हिसाब से उसका बंटवारा करते हैं, उसको बोगी व्हीकल डेज बोलते हैं। उसके हिसाब से उस रेलवे को डेबिट ट्रेस करेंगे। इसी तरह दूसरे रेलवे का ट्रेन कोच दूसरे रेलवे का चला हमारे यहाँ, इसके पीछे पर्पस क्या है कि ट्रेन जो है सर्विस दिया दूसरे रेलवे को, अर्निंग तो दूसरा रेलवे ले रहा है, इसलिए उससे संबंधित जो रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज, हमारा ट्रेन जो चला, कोच चला, तो उस पर रिपेयर मेंटेनेंस होता है, उस खर्चा हम बियर करते हैं, उस पर डिप्रेशन चार्ज हम बियर करते हैं। इसीलिए उससे संबंधित जो खर्चा है वो उस रेलवे को बियर करना। अर्निंग वो लेता है, तो शेयर ऑफ एक्सपेंस में उसको लेना है। तो लोगों का ये कोचेज का करते हैं बोगी व्हीकल डेज के हिसाब से, कोचेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, और लोगों का निकालते हैं इलेक्ट्रिक लोगों, डीजल लोगों का इंजन आवर के हिसाब से। जैसे हमारा रेलवे का जो है आपको लोगो है, दूसरे रेलवे में जितना इंजन आवर का खर्च होगा उसके हिसाब से उसको डेबिट करेंगे, उसी तरह दूसरा रेलवे हमको करेगा। अब है 780, ये है आपको IRFC को पेमेंट करने के लिए। IRFC को हम लोग लीज चार्जेस देते हैं। होता क्या है कि रोलिंग स्टॉक रेलवे के पास चूंकि फंड की कमी है, इसीलिए IRFC एक संस्था है रेलवे का असिस्टेंट कंसर्न, वो जो है मार्केट में बॉन्ड जारी करके और उस पैसे से जो है रोलिंग स्टॉक परचेज करता है, और परचेज करके रेलवे को देता है लीज पर। तो रेलवे उसको जो है लीज चार्जेस देती है, जो भी उस समय रेट रहता है, इंटरेस्ट रेट रहता है, उसके बेस पर वो एक स्टेटमेंट बना के रेलवे को देती है नॉर्दर्न रेलवे के थ्रू, और हमारे यहाँ इसका एडजस्टमेंट होता है। तो ये डिमांड 9 के 780 में जाता है। ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है, डीजल लोकोमोटिव 781, 782। एक नया और इंट्रोड्यूस हुआ है 790, ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है। EBRIF का एक कंसेप्शन आया है, उसमें है कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से संबंधित अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका अगर लीज चार्जेज अगर हमको बियर करना है, भी IRFC ही डेबिट देगा। तो हमारा 790 का रोलिंग स्टॉक रहेगा, 792 यदि प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे न्यू लाइन है कोई बनाया है, अगर EBRIF के फंड से बना है तो डिमांडों के 791 में जाएगा। फिर ट्रेड रिकवरी वैसे ही जैसे और सब में है उस तरह से है। ये थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। सर थोड़ा क्लास कर रहे हैं एपेंडिक्स 2 वाला, सर एपेंडिक्स 2 वाला क्लास ले रहा था। फिर आपको अगला है डिमांड 10। इसमें हमारा फ्यूल से संबंधित खर्च है। डीजल होगा तो 200 में जाएगा, इलेक्ट्रिक होगा तो 300 में जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी 300 में जाएगा, ठीक है।
और इसमें एक और है, जैसे डिमांड 9 में आपको IRFA का हुआ था एडजस्टमेंट, उसी तरह यहाँ डीजल जो खर्च होता है उसका GTKM डेबिट होता है, वो हमारा डिमांड 10 के 200 में जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डीजल आयल। जैसे हमारे यहाँ अगर तेल भरेगा तो उसका खर्च हमारे यहाँ अगर खर्च होगा तो वो तो ठीक है, डिमांड 10 के 210 में चला जाएगा। लेकिन हमारा तेल दूसरे रेलवे में खर्च होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका एक रेट है, उसके रेट पर जो है उस रेलवे को डेबिट भेजेंगे और वो रेलवे अपने यहाँ डिमांड 10 के 210 मिलेगा। अब है कि इसके लिए एक प्राइमरी यूनिट अलग किया गया है। GTKM का डेबिट रहेगा तो उसके लिए प्राइमरी यूनिट है 61। उसमें हम मेरे पास डेबिट आएगा तो हम उसमें डालेंगे डिमांड 10 210 और P21 के बाद आपको डिटेल रेट रहेगा 211 या 212 जो भी रहेगा, और प्राइमरी यूनिट रहेगा आपको 61। और यदि हमारा लोगो तेल हमारे यहाँ आया और उसका कंजम्पशन दूसरे रेलवे में होगा, नहीं कंजम्पशन वो तो GTKM होगा। जैसे दूसरे रेलवे का डीजल इंजन आया, हमारे सोनपुर में उसका तेल भरा है, तो हम क्या करेंगे, तेल तो मेरा था, भरा कि इसमें दूसरे रेलवे के लोगों में, तो हम उसको डेबिट ट्रेस करेंगे कॉस्ट ऑफ HSDIL का। उसी तरह हमारा लोगो गया अगर मान लीजिए गोरखपुर, वहां उसमें अगर तेल भराया तो खर्च तो हमारा, मेरे पास उसका जो है हमारे इंजन भराया, उसका अर्निंग हम लेंगे, तो उसका खर्च क्या करेंगे, वो हमको डेबिट ट्रेस करेगा, तो भी डिमांड 10 के 211 के, उसके लिए प्राइमरी यूनिट है 60, कॉस्ट ऑफ HSDIL फ्यूलिंग इन फ्यूल फॉर रेलवे। अगर हमारे रेलवे से तेल भराता है हमारे इंजन में, तो उसका प्राइमरी यूनिट जाता है PU27, यानी कि स्टॉक से लेते हैं, हमारे स्टॉक से हमारे इंजन में हमारे यहाँ भराएगा तो उसका ये सब सेम रहेगा, लेकिन प्राइमरी यूनिट रहेगा 27। हमारा इंजन दूसरे रेलवे में अगर फ्यूल भराएगा तो उसका चेंज हो जाएगा, PU हो जाएगा 60, उसका डेबिट आएगा, और GTKM का डेबिट आएगा तो प्राइमरी यूनिट हो जाएगा 61। ठीक है, ये 11 आपको हो गया स्टाफ वेलफेयर से संबंधित। ये आपका मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो इसमें आता है, मेडिसिन का, डिस्पेंसरी का, रीइंबर्समेंट रहेगा, अगर मेडिकल का रीइंबर्समेंट रहेगा किसी स्टाफ का तो डिमांड 11 के 240 में जाएगा। फिर आपको ट्यूशन फी रहता है, तो वो ट्यूशन फी का प्राइमरी यूनिट अलग बना हुआ है, 25 बना हुआ है। चिल्ड्रन एजुकेशन क्या बोलते हैं, ये रीइंबर्समेंट के लिए अलग से प्राइमरी यूनिट 26 है। एक बार सारा प्राइमरी यूनिट भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस, रेलवे कॉलोनी का सैनिटेशन सफाई होगा तो वो 300 में जाएगा डिमांड 11 के। फिर हॉलीडे होम का खर्चा, हर रेलवे का अलग अलग जगह हॉलीडे होम है, उससे संबंधित अगर कोई खर्च होता है तो डिमांड 11 के 330 में जाएगा। हाँ, स्टाफ बेनिफिट फंड में कंट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड 11 के 340 में जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन जो है ये हर साल जो है रेलवे बोर्ड से जो है अलॉट होता है, नंबर ऑफ स्टाफ के हिसाब से, नंबर ऑफ स्टाफ होते हैं उनका एक सर्टेन शेयर के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से वो फंड मिलता है, तो उसको हम स्टाफ बेनिफिट फंड में क्रेडिट करते हैं और इस खर्चा में बुक करते हैं डिमांड 11 के 340 में। फिर रेजिडेंशियल एंड वेलफेयर बिल्डिंग से संबंधित रिपेयर मेंटेनेंस है, तो उसका खर्च जो है डिमांड 11 के 500 में जाता है। एक चीज और बता दें आपको, किसी को रेलवे क्वार्टर मिला है तो रेलवे क्वार्टर में जो एनर्जी का सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसका खर्च जाता है डिमांड 11 के 581 में, सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर पावर एंड लाइटिंग रेलवे क्वार्टर। ठीक है, उस स्टाफ से बिजली बिल की रिकवरी होती है, रिकवरी होगा तो हमको उसका क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डिमांड 11 के 582 में क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेटरी इसको देख लीजिएगा। फिर है डिमांड 12, ये मिसलेनियस हो गया।
सिक्योरिटी आरपीएफ 110/12 का, आरपीएसएफ रहेगा तो 120। ऑर्डर पुलिस मतलब जो हमारे स्टेशन पर जीआरपी रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, उससे संबंधित खर्चा जो है डिमांड 12 के 130 से बुक करते हैं। तो जीआरपी पर जो खर्च होता है उसका शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे के बीच में। तो जो शेयर स्टेट रेलवे का रहता है उसके लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बिल देती है, उसका पेमेंट हम लोग इसमें करते हैं। कंपनसेशन क्लेम देखिए, क्लेम और ऐसे सीसीएम ऑफिस में सीसीएम क्लेम का अगर पेमेंट होगा तो ये 12 के 211 में जाएगा, ठीक है। अगर कंपनसेशन क्लेम होता है, गुड्स जो है लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, पार्टी क्लेम करेगी, उससे संबंधित खर्च जो है डिमांड 12 के 220 में पार्सल का जाएगा। कैश में पेमेंट करते हैं यदि हम लोग 12 के 230 में जाएगा। यदि कैश नहीं है, दूसरे रेलवे पेमेंट किया, हमको जो है बुक्स एडजस्टमेंट भेजा, हमको डेबिट भेजा, तो 12 के 260 में जाएगा। कंज्यूमर फोरम यदि कोर्ट जो है कंज्यूमर फोरम जो है रेलवे के ऊपर जगह पड़ती है पेमेंट करने के लिए, 12 के 270 में जाएगा। और इंश्योरेंस, रेलवे को इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करना पड़ता है, जैसे हम लोग जमा करते हैं अपना इंश्योरेंस के लिए। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है उस केस में रेलवे को पेमेंट करना होता है कंपनसेशन क्लेम, इसलिए रेलवे जो है एक नियमित तौर पर है इंश्योरेंस का प्रीमियम भुगतान करती है। वो डिमांड 12 के 251 252 में जाता है। कैटरिंग से संबंधित खर्चा डिमांड 12 के 400 में जाता है। स्टाफ का ट्रेनिंग 500 में। अदर एक्सपेंसेस जैसे मिसलिनियस है, जैसे देखिए इसमें अवार्ड वगैरह किसी को दिया जाता है किसी भी इम्प्लाई को, तो वो डिमांड 12 के 682 में जाता है। स्टाफ इंगेज ऑन स्पेशल 682, स्टाफ रेलवे ऐसे निर्मल अवार्ड मिलता है, डिमांड 12 के 681 में जाता है। फिर 688 है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये नया हेड खुला है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होता है उस पर बैंक अगर कुछ चार्ज लेती है रेलवे से तो 12 के 688 में जाता है। फिर फ्रेट रिकवर फ्रॉम स्पेंडिंग डिपार्टमेंट अदर क्रेडिट, फ्रेट जो हर डिपार्टमेंट को जो दिया जाता है उससे संबंधित अगर फ्रेट रिकवर किया जाता है 12 के 690 में, उसका हम लोग क्रेडिट लेते हैं। फिर 900 हो गया अदर क्रेडिट। फिर है आपको डिमांड 13, इसमें आपको पेंशनरी चार्जेज है, पेंशन से संबंधित खर्चा, सुपर एनुएशन, रिटायरिंग पेंशन, कम्यूटेड, इक्वेसिया, इस तरह करके है, डीसीआरजी। फिर आपको है ग्रेचुइटीज, फिर क्रेडिट रिकवरी है, जो पेंशन फंड जो कंट्रीब्यूशन आता है दूसरे, मतलब कि कोई डिप्यूटेशन तो कोई स्टाफ चला जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसका जो है कंट्रीब्यूशन आता है, तो डिमांड 13 के 910 में क्रेडिट होता है। फिर ये है डायरेक्ट अमाउंट मेड फ्रॉम पेंशन फंड, मतलब कि यहाँ जो हम लोग खर्च करते हैं, जो पेमेंट करते हैं 100 से लेके 690 तक, उसको क्या होता है कि हम पेंशन फंड से रिकूप करते हैं। वो खर्च को हम यहाँ 930 में जो है क्रेडिट कर लेते हैं, वहाँ डेबिट हो गया, उसका अमाउंट यहाँ 930 में क्रेडिट हो जाता है। ये क्रेडिट अंडर एनपीएस, एनपीएस संबंधित कोई क्रेडिट होता है वो 940 में जाता है। 880 890 ने दिया, देखिए इसमें एक और 890 भी जुड़ा हुआ है। जैसे एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट देती है वो डिमांड 13 के 890 में जाता है। उसके अलग से प्राइमरी में भी अलॉट किया हुआ है, वो है 08। एक नजर आप लोग प्राइमरी यूनिट भी देख लीजिए, प्राइमरी यूनिट आपको इसमें मिलेगा, नहीं इसमें नहीं है, हाँ ये 1 से लेकर 99 तक है। 99 हो गया, जो आपको कहीं बुक नहीं कर सकते हैं उसके लिए 99 है। क्रेडिट रिकवरी 98 नया इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 में, ये करेक्शन स्लिप जारी हुआ था, पहले 99 में जाता था। अब देखिए
61 लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉर लोको परफॉर्मेंस GTKM डेबिट, ठीक है। फिर फ्यूल फ्रॉम स्टॉक होम रेलवे लोकोमोटिव फ्यूल बाय फॉरेन रेलवे, हमारा लोको में दूसरे रेलवे से तेल भराएगा तो वो PU60 में जाएगा। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, पहले जो हमारे रेलवे में अगर भराएगा हमारा लोको में तो PU27 में जाता है। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है PU53 और 54। इंटरेस्ट ऑन डिलेड NPS पर अगर जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है रेलवे को 53 है, और ट्रेवल कंसेशन के लिए 53 है। PU34 और 35 देखिए POH में ही बंटवारा हो गया है, PU63 और 64। जैसे लोको और कोचेज का अगर POH वैगन का POH होता है, अगर हमारा वर्कशॉप में होता है तो उसके लिए PU33, 34 और 35 है, ठीक है। अगर दूसरे रेलवे से होता है इंटर रेलवे एडजस्टमेंट तो PU63 और 64 में जाता है। अब इसके बाद ये रेवेन्यू हो गया कैपिटल। इसमें देखिए प्लानेट दिया हुआ है 11 से लेके 82 तक। हम लोग के यहाँ जनरल रेलवे में 11 से लेके 73 तक जो है खर्च बुक होता है। ये देखिए यहाँ सोर्स ऑफ फंड दिया हुआ है सबका अलग अलग। ये EBR IF ये 84 था, अब ये 83 हो गया है। देखिए यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है न्यू लाइन। अगर न्यू लाइन पे पर लैंड हम परचेज करेंगे, लैंड एक्वायर करेंगे तो किस पर जाएगा, कैपिटल के 1120, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहेगा, सर्वे रहेगा तो 1111 में जाएगा। फिर अगर परमानेंट में अगर ट्रैक वगैरह संबंधित खर्च होगा रेल का तो 1140 में जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या है, यही ये जो डिटेल दिया हुआ है 11 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 11 से लेके ये सब जो है सारे अदर प्लानेट में जहां नहीं दिया हुआ है वहां यही यूज होता है। देखिए यहाँ नीचे आपको दिया होगा नोट में, यहाँ पे कहीं नोट में दिया होगा, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ये सब एक बार देख लीजिएगा। यहाँ आपको प्राइमरी यूनिट्स का कैपिटल का अलग होता है। ये 1 से लेके 66 तक है, जिसमें 50, 51, 52 कॉमन है। रेवेन्यू में भी कैपिटल में भी वही है, बाकी कुछ चेंजेज है उससे वो मेल नहीं खाता है। और इसमें आपको देखिए मान लीजिए ये 6500 में जो दिया है ब्रेकअप, जिसमें ब्रेकअप नहीं दिया है मान लीजिए आपको प्लानेट 31 है, ट्रैक रिन्यूअल 32 है, तो इसमें सारा जो है 11 वाला ही यूज होगा। जैसे 11 के बदले 31 से 11 या 32 से 11 कर देंगे। 33 में आपको ब्रेकअप अलग कर दिया गया है। फिर 35 में वही सेम उसी का यूज होगा। 36 में भी देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सेम सब एंड डिटेल क्लासिफिकेशन अंडर 1100 विद द कोडिफाइड डिजिट रिलेवेंट प्लानेट 31 एंड 41 ATC, ठीक है। 41 में ब्रेकअप कर दिया है, जहां नहीं ब्रेकअप किया है वहां उसी के हिसाब से यूज होगा। और सेशन है क्या इसके बाद? कितने बजे? अच्छा। हेलो हाँ सर, और क्या हुआ?
हाँ, वो आप लोगों को समझ में आया ना? हाँ कोई क्वेश्चन वगैरह भी है? सर, एक कंस्ट्रक्शन का स्टाफ का वेतन किससे मिलता है? हाँ, कंस्ट्रक्शन के स्टाफ का वेतन जो है, क्योंकि अगर न्यू लाइन से संबंधित होगा तो वो तो कैपिटल में जाएगा 20, प्लानेट हो जाएगा 11, ठीक है। और चूंकि वेतन है जाएगा 1180, एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का यदि स्टाफ का होगा तो 201182 और सैलरी रहेगा तो PU01 रहेगा, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहेगा तो 20118301 रहेगा। इस तरह करके बंटवारा किया हुआ है यहाँ पर। अदर देन एस्टेब्लिशमेंट रहेगा तो देखिए ये 1191 से लेके 99 तक है। देखिए 119 लिखा है क्रेडिट फॉर रिलीज मटेरियल। यदि कोई मटेरियल रिलीज हुआ, मान लीजिए कि ट्रैक रिन्यूअल हो रहा है, ट्रैक रिन्यूअल से कोई मटेरियल रिलीज हुआ तो आपको क्रेडिट हम किस में डालेंगे? तो यहाँ जो है 1199 तो आपको न्यू लाइन के लिए है, ट्रैक रिन्यूअल से तो हो जाएगा 3199, ठीक है। और उसके लिए प्राइमरी यूनिट भी आपको 07 है। देखिए क्रेडिट बुक करने के लिए प्राइमरी यूनिट क्रेडिट फॉर रिलीज मटेरियल, यदि क्रेडिट रिलीज होता है तो प्राइमरी यूनिट 07 हम यूज करेंगे, तब वो क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और आगे कोई क्वेश्चन? हेलो, एनी मोर क्वेश्चन? नो? ओवर करें क्या? हेलो, सर डिमांड नंबर 14 में क्या होता है? हाँ, डिमांड नंबर 14 डिमांड नंबर 14 जो है एप्रोप्रिएशन टू फंड है। जैसे हम DRF और पेंशन फंड को एप्रोप्रिएशन करते हैं, उसके लिए यूज होता है। वो जोनल, वो डिवीजन में नहीं होता, ओनली हेडक्वार्टर जोनल लेवल पे होता है, ठीक है। इसमें चार उसके लिए हर साल जो है रेलवे बोर्ड जो हर साल जो हर जोनल रेलवे को उसका अलॉटमेंट देता है, उसके हिसाब से हम जो एप्रोप्रिएट करते हैं DRF में, पेंशन फंड में, डिमांड नंबर 14 को डेबिट करते हैं और एप्रोप्रिएशन टू फंड हेड है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया सर। जैसे डिमांड नंबर 14 होता है एप्रोप्रिएशन जी। टू फंड, फंड में हम डालने के लिए जो है इस डिमांड को यूज करते हैं। जैसे हमको DRF में हमको फंड में क्रेडिट करना है तो डिमांड नंबर 14 में हम डेबिट करेंगे और डिमांड ये क्या बोलते हैं पेंशन फंड के हेड में जो है DRF के फंड में क्रेडिट करेंगे। ये हर साल रेलवे बोर्ड जो है हर जोनल रेलवे को देता है कि आपका इतना जो है डिमांड नंबर 14 का खर्चा है, आप अपना फंड में उसको एप्रोप्रिएट कर लीजिए, उसके ठीक। हिसाब से बुक होता है। अब 15 में सर क्या होता है? 15 हो गया आपका डिविडेंड। वो डिविडेंड पे करने के लिए होता है, वो जोनल लेवल पे नहीं होता है, वो रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है। उसकी बुकिंग जो है रेलवे बोर्ड के थ्रू होती है। उसमें भी फंड अलॉट नहीं, उसमें फंड अलॉटमेंट बात नहीं, वो तो डिविडेंड पे करना होता है ना। जैसे कि अब तो डिविडेंड बंद हो गया है, विगत जब से जो है जनरल फाइनेंस में इसका रेलवे बजट का विलय हो गया है, तब से हम लोग डिविडेंड नहीं पे करते हैं। जब डिविडेंड पे करना होता था डिमांड 14 में 15 में वो होता था। ओनली फॉर डिविडेंड के लिए है सर वो? हाँ, ओनली डिविडेंड के लिए। हाँ, और कोई क्वेश्चन? ओके सर। कवर करें क्या? ठीक है, तो आगे ये तो अभी पूरा कुछ और जी। बताना बाकी रह गया था, तो परसों जी। फिर क्लास है शाम को, तो और कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आप लोग ठीक तैयार है। रखिएगा। अभी और भी बहुत सारा मैटर बचा जी। हुआ है बुक्स में, वो पढ़ाना बाकी है।
अब एलोकेशन का अगर कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है तो सर क्या पूछेंगे? समझ में नहीं आ रहा। उससे हाँ, भेंटे नहीं, पूछिए। एलोकेशन और ये सब भेंट ही नहीं हुआ है तो क्या सर उसमें से हम लोग को क्वेरी होगी? नहीं तो एलोकेशन आप जो है ना, जैसे आपको बताए ना, वो साइट खोल के एक बार थोड़ा सा सर्च कीजिए, उसको एक्सप्लेनेटरी जी। नोट्स पढ़िएगा ना, तब क्लियर होगा। और नहीं तो जो बिल पासिंग सेक्शन है ना, अगर बिल पासिंग सेक्शन में कोई है तो वहाँ देखिए एलोकेशन उसमें दिया रहता है। वो लोग बिल पास करते हैं एक तो आध दो एलोकेशन का तो डालते पता हैं। रहता है, जैसे जो यूज में आया वही पता होता है सर। हाँ हाँ हाँ, जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना जी। है ना, तो इसका एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो है ना, एक बार सरसरी निगाह से थोड़ा टाइम निकाल के उसको ओके देख सर। लीजिए। उसमें सर अच्छा, उसके साथ देखिए आपको करेक्शन स्लिप भी जारी किया होगा, वो सब भी एक बार पढ़ जी लीजिएगा तो थोड़ा सा कंसेप्ट जी क्लियर सर। होगा। तो हम ठीक है ना। आप कुछ क्वेश्चन आया होगा तो उसका हम प्रैक्टिस कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है एलोकेशन बनाने के लिए कि कौन सा खर्चा किस डिमांड में जाएगा, या पूरा उसमें डिटेल दिया जाता है, पूरा इसका डिटेल लिखिए, तो वो सब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तब ओके पता सर। चलेगा। तो ओके सर। रेलवे पे ठीक जो है ना। क्लेम होता है सर, ये जो मरता है कोई हाँ आदमी मरता है हाँ, तो क्लेम करता है, तो उसका किस डिमांड से हाँ जाता है? डिमांड 12 में जाता है डिमांड कंपनसेशन बार क्लेम। है। डिमांड लेकिन 12 का 200 लेकिन सर बताया उसमें था तो ना आपको। कोर्ट उट का भी फैसला रहता है ना, उसमें जो आए कोर्ट कोर्ट का भी फैसला कोर्ट, रहता है ना। हाँ कोर्ट का फैसला रहता है, तो उसमें दिया हुआ है ना अवार्ड फ्रॉम कंज्यूमर फोरम का, वो अच्छा। अलग है। ठीक है, ऐसे जो जनरल कंपनसेशन क्लेम सब डिमांड 12 के 200 में ही जाएगा, उसमें जी। आपको ब्रेकअप दिया हुआ है। एक एक जैसे हम हाँ लोग पढ़े हुए हैं कि वो जो विविध व्यय होता है ना, डिमांड नंबर 2, क्या डिमांड नंबर विविध 2। है। हाँ हाँ, डिमांड नंबर 2 हो गया आपको रेलवे भर्ती बोर्ड, आपको आरसीटी, इसके लिए जोनल रेलवे पर, जैसे हमारे इसी रेलवे पे जो है आरआरबी मुजफ्फरपुर का, आरआरबी जी। पटना का खर्च आता है, फिर आरसीटी पटना में उसका खर्च आता है, ऑडिट है हमारा, ऑडिट का खर्च जाएगा। फिर आपको धनबाद में आपको ये है, ये क्या बोलते हैं, कोल एरिया मैनेजर का ऑफिस है, उसका खर्च जाता है। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का खर्चा होता है, आरडीएसओ का खर्चा होता है, वो सब इसमें आता है। और डिमांड 1 हो गया जो रेलवे बोर्ड का खर्चा होता है उसके लिए। ओके सर। ठीक है। और कुछ? सर आरसीटी हाँ तो एक डिमांड नंबर 2 में लिखे हुए एक ऑनलाइन देखे। हाँ, तो डिमांड अभी नंबर 2 बताया जाता है। डिमांड नंबर 12। नहीं नहीं, 12 का बताएं, 12 बोले अच्छा, क्लेम कंपनसेशन जो ये कंपनसेशन रेलवे आरसीटी का, ये मतलब मैनेजमेंट वाला इसमें जाएगा तो? आरसीटी देखिए क्या होता है ना, देखिए बता रहे हैं, आरसीटी डिसीजन देता है ना, आरसीटी जैसे कि कोर्ट हुआ ना, अच्छा, उसका खर्चा है। कोर्ट में कोई चला गया कि हमको जो है कंपनसेशन क्लेम चाहिए, तो कोर्ट डिसीजन देगा, हाँ। डिक्री देगा, उसका जो है आरसीटी जो फैसला देगा उससे संबंधित हम पार्टी को पे करेंगे ऐसा। कंपनसेशन क्लेम, वो डिमांड 12 में जाएगा। और जो आरसीटी में जो अच्छा ऑफिसर अच्छा, बैठे हुए ठीक है हैं, जो ठीक है, स्टाफ ओके। बैठे हुए हैं, उनका जो एस्टेब्लिशमेंट खर्च है, पे एंड अलाउंसेज है, ऑफिसर खर्च है, वो डिमांड 2 में जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर? ओके सर। और कुछ? और सर परसों पूछेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो जी। क्वेश्चन कुछ तैयार रखिएगा, और बाकी और दूसरा भी और बचा हुआ है बुक्स जी। में भी पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, परसों शाम को थैंक यू सर। 4:15 बजे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके ओके।